हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ा था। वेग नियम क्या है और अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, और जो हमारा आज का टॉपिक है उसी से आगे है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कोई रिएक्शन है हमारे पास, एक सामान्य समीकरण हमने लिखी थी, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था ये कि ए प्लस बी गिव्स टू सी। ठीक है, ए और बी रिएक्टेंट है, सी क्या है, प्रोडक्ट है। तो उसके लिए रेट लॉ क्या होता है कि ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई, मतलब जो वेग नियम के अनुसार जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। ये हम जानते हैं, अभिकारक ए और बी इनकी सांद्रताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, इसके लिए ऑर्डर हमने क्या किया था कि जो ए की पावर कितनी है एक्स है, बी की पावर कितनी है वाई, तो ऑर्डर क्या हो गया था इसके लिए एक्स प्लस वाई हो गया था। क्लियर है इतना। और के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक बोला जाता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या ऐसा होता है कि कई बुक्स में अलग अलग बुक्स में ना ये अलग अलग नोटेशन है, अलग अलग नोटेशन का तरीका रहता है। यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिखा है, किसी बुक में कुछ और लिखा होगा, पी क्यू लिखा होगा, कुछ में ए बी सी लिखा होगा। क्योंकि क्या है, जो एक्स और वाई जेड ए बी सी के वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है, क्योंकि देखो सपोज करो ये ए प्लस बी गिव्स टू सी, एक सामान्य समीकरण लिखी। अगर ये मैं इसको ऐसे बोलूँ कि ये ऐसा है कि 3a + 2b इक्वल्स टू 5c ऐसे करके। अब हमें वेग नियम में ये नहीं पता रहता ना, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसको काउंट किया जाता है। तो हमें नहीं पता कि यहाँ पर जो ये एक ही रिएक्टेंट की सांद्रता की पावर है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर है कि नहीं है, हम नहीं जानते। ऐसे हम बी की पावर नहीं जानते, इसलिए यहाँ पे हम एक्स और वाई लिख देते हैं कि एक्स वाई वेरिएबल है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्लियर है इतना। ठीक है, ऐसे कई जगह पे इस टाइप से वेग नियम दिया होगा, रेट इक्वल टू के ए टू दी पावर एक्स। कई जगह पे इस ढंग से दिया होगा के रेट इक्वल टू के ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई सी टू दी पावर जेड, इस ढंग से दिया होगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीका होता है इसको दिखाने का। तो मतलब सबका एक ही जैसा है। मतलब ये कि अगर कोई रिएक्शन ऐसी है कि जिसमें क्या है, वेग नियम में एक अभिकारक है, एक अभिकारक है, तो उस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर हो जाएगा उसकी पावर के बराबर हो जाएगा। तो इसके जैसे इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, ऐसे अगर सपोज करोगे किसी रिएक्शन में वेग नियम में रेट क्या है, उसमें 3 अभिकारक के टर्म शामिल है, तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनकी पावर का सम हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हो सकता है वहाँ पे पी क्यू आर लिखा हो या फिर ए बी सी लिखा हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट भी डिटरमाइन होता है। तो आपके पास, आपको इससे मतलब नहीं, आपने सिर्फ क्या देखना है कि आपके पास जो रेट लॉ दिया है, जो रेट का यहाँ से एक्सप्रेशन दिया होगा, आपने देखना है कि उसमें जो रिएक्टेंट है उनकी पावर क्या है। अगर एक रिएक्टेंट है, जैसे इसमें एक है ना, वेग रेट लॉ में एक रिएक्टेंट है तो उसकी पावर एक्स है, तो ऑर्डर भी इसका एक्स हो गया। अगर 2 है तो उसका ऑर्डर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। ऐसे ही अगर 3 है तो ऑर्डर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन जैसे कि क्या है कि वेग नियम में उपस्थित अभिकारक की सांद्रता की पावर्स के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। क्लियर इतना। तो कुछ भी हो सकता है बुक्स में, वो दिखाने का तरीका है, नोटेशन का तरीका होता है। अब इसको आगे करते हैं। ठीक है, अगर देखो ऑर्डर, इफ ऑर्डर इज 0, अगर किसी अभिक्रिया का जो ऑर्डर है, जो कोटि है वो 0 है, तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है 0 कोटि की अभिक्रिया, 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। अगर क्या है, ऑर्डर क्या है 0 है, तो उसे क्या बोलेंगे, 0 कोटि की अभिक्रिया। अब इसको कैसे समझते हैं, सपोज करो कि हम एक सिंपल एक्सप्रेशन ले लेते हैं, चलो ये वाला ही थोड़ा सिंपल है। ठीक है, अब देखो ऐसा है हमारे पास, इस सपोज कोई रिएक्शन है, उसके लिए ऐसा है, रेट इक्वल टू के ए टू दी पावर एक्स है। ठीक है, इसी से हम सबको निकाल लेंगे, हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि सिंपल है तो इससे थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, अब बिकॉज क्या है, बोला है कि ऑर्डर 0 है। अगर इसका ऑर्डर 0 है, इसका मतलब यहाँ पे x जो पावर है x वो 0 होगी, पावर 0 होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के ए टू दी पावर 0, क्योंकि ये बोला गया कि ये रिएक्शन क्या है, ऑर्डर 0 इस रिएक्शन का, ए टू दी पावर 0। और आप जानते हो कि अगर किसी भी टर्म्स की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से रेट इक्वल टू आ गया के। क्लियर इतना। तो इसका एक एग्जांपल है, एक ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है कि H2 + Cl2 गिव्स टू 2HCl। तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए जो रेट होता है वो वेग नियतांक के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर इसको आगे हम ऐसे समझें तो ये हो जाएगा रेट इक्वल टू के, H2 और Cl2 इसमें अभिकारक है तो इनकी पावर 0 होगी, क्योंकि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ये 0 होगी तो ये पूरी टर्म्स 1 के इक्वल हो जाएगी और रेट क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कि वो अभिक्रिया है जिसमें क्या है, रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 0 होता है, उन्हें 0 ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ से निकल के आई कि जो 0 कोटि की अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, उसमें जो रेट है, जो अभिक्रिया की दर है, वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है।
यहाँ से निकला ना, क्योंकि इस जैसे ये रिएक्शन है H2 + Cl2 gives 2HCl, इस रिएक्शन के लिए रेट निकला K, रेट इक्वल टू K निकला। तो इस एक्सप्रेशन को देख के आप बोल सकते हो ना कि इस रिएक्शन के लिए जो रेट है, जो अभिक्रिया की दर है, वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। नहीं करती है मतलब उसमें अभिकारक का कोई टर्म्स है ही नहीं। जब उसमें उसका कोई टर्म है ही नहीं तो इसका मतलब वो उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। इतना समझ में आ रहा है? तो आपके पास क्वेश्चन इस ढंग से दिया होगा, इस ढंग से भी आ सकता है कि एक रिएक्शन दे दी, जैसे ये दे दी H2 + Cl2 gives 2HCl, ये रिएक्शन दे दी और पीछे से बोल दिया कि यह रिएक्शन शून्य कोटि की है, इसके लिए वेग नियम लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे दिया कि ये रिएक्शन क्या है, शून्य कोटि की है और उसके लिए वेग नियम लिखना है, तो सिंपल हो जाएगा रेट इक्वल टू K, क्योंकि शून्य कोटि की है तो इसका मतलब उसकी पावर क्या होगी, 0 होगी और ये टर्म 1 हो जाएगी। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, तो ये हो गया 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन करेंगे, इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब देखो, अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो हम वही अपना एक सामान्य समीकरण ले लेते हैं, रेट इक्वल टू K a⁴x, एक सामान्य समीकरण हमने ले लिए। तो अगर रिएक्शन का ऑर्डर 1 है तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये जगह रेट इक्वल टू K a⁴1, ठीक है, और a⁴1 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो इतना? ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है कि 2N2O5 gives to 4Na2 + O2, एक रिएक्शन है, ये क्या है, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट होता है KN2O5, इसकी 1 पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि बिकॉज इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 1 है, तो वो जो ऑर्डर क्या है, 1 है, तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि इसके N2O5 की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है। इसका कोफिशिएंट 2 है ना, लेकिन ऑर्डर इसका 1 है। तो हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार आप ये बात कह रही हूँ कि जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, उसको आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हो कि रिएक्शन की भाई रिएक्शन ये है तो इसका ऑर्डर ये होगा। जब आपके पास क्वेश्चन में वेग नियम दिया रहेगा, ये दिया रहेगा कि रेट इक्वल टू इतना इतना, तब जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि रिएक्शन का ऑर्डर कितना है। इतना क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, ऐसे ही अगर किसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर 2 है, 2 आया तो उसे बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी सामान्य समीकरण है रेट इक्वल टू K a⁴x, तो x की जगह पे हमने क्या रख दिया, हाँ, x की जगह पे हमने 2 रख दिया, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर हो इतना? ठीक है, आगे एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे क्या है, देखो रिएक्टेंट 2 है, एक ये है C2H4 इथाइलिन है, एक H2 है, लेकिन इस रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ओके, तो जैसे सपोज करिए कोई रिएक्शन ऐसी है कि A + B gives to C, मतलब 2 रिएक्टेंट है उसमें, तो उसके लिए रेट ऐसा भी हो सकता है कि K A और B, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी पावर भी 1 1 2, या फिर ऐसा हो सकता है कि A की अभिकारक पद की 2 घात हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरे अभिकारक पद की 2 घात हो। तो हम इसको नहीं बता सकते रिएक्शन को देख के। ओके, तो हमने पढ़ लिया 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे ही थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब अगर ऑर्डर क्या है 3 आया, अगर ऑर्डर किसी रिएक्शन के लिए 3 है तो उसे बोला जाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो इतना? अगर ऑर्डर किसी रिएक्शन के लिए एक फ्रैक्शन में आया, भिन्न में आया, तो उसे बोला जाता है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो इतना? तो आई थिंक इतना काफ़ी है कि अगर आप इतना समझ जाओगे कि कैसे निकालना है 0 फर्स्ट सेकेंड, तो आप आगे भी कर सकते हो। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या है, इसमें पूछा जाता है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट काफ़ी पूछी जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो चलो अब उसको करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कोई आपको रिएक्शन दे देंगे 0 ऑर्डर की या फर्स्ट ऑर्डर की, कोई सी भी, और बोला जाएगा कि इसके लिए आप रेट कांस्टेंट की यूनिट बताइए, कि यूनिट बताना है। ठीक है, तो अब देखो कैसे रेट कांस्टेंट, आपको पता है ना कि सपोज हमने एक इक्वेशन लिए रेट इक्वल टू K a⁴x, तो जो K होता है इसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट वेग नियतांक, तो इसकी यूनिट पूछी जा सकती है कई बार के लिए। ठीक है, अब देखो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, कोई अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उसके लिए आप रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालोगे। ओके, बिकॉज रिएक्शन 0 ऑर्डर की है तो उसके लिए रेट को मैंने स्मॉल r से दिखा दिया, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा K a⁴, बिकॉज रिएक्शन इज 0 ऑर्डर है तो x की जगह पे 0 आ गया। ओके, फिर तो a⁴ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ से आ जाएगा रेट इक्वल टू K। तो कहने का मतलब है जो रेट की यूनिट होगी वही क्या होगी
रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, रेट की यूनिट। और रेट की यूनिट मैंने यहाँ पे आपको निकाली, क्योंकि मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था तो वहाँ पे बताया था कि रेट क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको पता है कंसंट्रेशन क्या है, मोलरिटी की हम बात कर रहे हैं, दैट इज मोल पर लीटर विद टाइम दैट इज सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मोल लीटर की पावर -1 x टू दी पावर -1, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ से जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेट दैट इज आर इक्वल्स टू के ए टू दी पावर एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 को हम लिखते नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से के क्या हो जाएगा, देखो के की यूनिट कैसे निकालेंगे, आर डिवाइडेड बाई ए, मतलब आर की यूनिट अपॉन ए की यूनिट। आर क्या है, रेट है, और रेट की यूनिट आपको पता है क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और ए की यूनिट क्या होगी, क्योंकि ए क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मतलब मोल लीटर टू दी पावर -1। तो यहाँ से मोल, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो गया एस टू दी पावर -1 ये हो गई। इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। क्लियर हो रहा है। ऐसे ही हम सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालते हैं, यहीं पे करते हैं। अब देखो सेकेंड ऑर्डर के लिए कैसे निकलेगी, है ये जीरो के लिए था, अब हम सेकेंड के लिए निकालने जा रहे हैं और सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। अब देखो सेकेंड ऑर्डर के लिए कैसे निकालेंगे, रेट इक्वल्स टू के, और यहाँ पे ए टू दी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ से के की यूनिट कैसे निकलेगी, आर अपॉन ए का स्क्वायर हो गया, और आर की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, अपॉन, अब देखो हाँ कंसंट्रेशन ए, इसका स्क्वायर है यहाँ, कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर मतलब लीटर टू दी पावर -1 इसका स्क्वायर है। कितना क्लियर हो रहा है। इसको फर्दर सॉल्व कैसे करोगे, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन इनका स्क्वायर है ना, तो ये नीचे क्या हो जाएगा मोल का स्क्वायर, और एल टू दी पावर -1 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एल टू दी पावर -2। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो उसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि जब हम अब जैसे ये हर में ना डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो इनकी पावर चेंज हो जाती है, पावर का साइन चेंज हो जाता है, पावर चेंज नहीं होती साइन चेंज होता है। मतलब यहाँ पे देखो मोल की पावर 2 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मोल टू दी पावर -2। अब यहाँ पे एक मोल ऑलरेडी है तो यहाँ पे इस मोल की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा इसकी पावर -2 हो जाएगी, तो 1 - 2 तो ये हो जाएगा मोल टू दी पावर -1, ठीक है। मोल को हमने सॉल्व कर दिया, एल को सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे अभी क्या है एल टू दी पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे एल की टर्म्स को, तो ये हो जाएगा -1 + 2 दैट इज एल। क्लियर है। और ऐसे सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये आ गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है के, उसकी यूनिट आ गई हमारे मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ओके। अब ऐसे ही अगर हम थर्ड ऑर्डर के लिए निकालें तो देखो थर्ड के लिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी फिर क्या होगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये मोल, पहले मोल वाले टर्म सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सेम टर्म सॉल्व होती हैं, ठीक है। अब ये मोल की पावर -3 ऊपर जाएगी तो 1 - 3 दैट इज -2, ठीक है। ऐसे लीटर वाला ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और सेकेंड वाला ऐसे रहेगा। तो ये क्या है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई। इतना क्लियर हो रहा है। ऐसे ही आप फोर्थ ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो, फिफ्थ ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो, कोई भी टाइप की रिएक्शन से आप रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही nth ऑर्डर के लिए निकालते हैं और nth ऑर्डर रिएक्शन। आप इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले 0 देन फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड और फिर लास्ट में nth के लिए करना है, ठीक है। तो nth के लिए करेंगे तो यहाँ पे a टू दी पावर n हो जाएगा, यहाँ पे भी
n हो जाएगा, यहाँ पे भी n होगा, ठीक है, यहाँ पे n होगा, यहाँ पे भी n होगा। क्लियर हो रहा है इतना? बस क्या कुछ नहीं किया हमने, खाली ये n लिख दिया यहाँ पे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगी इसकी यूनिट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ से निकलेगी इसकी यूनिट k मोल टू दी पावर, ये -1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 - n, ठीक है। ऐसे ही लीटर का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो ये हो जाएगा लीटर टू दी पावर n-1 और सेकेंड ऐसे रहेगा। तो ये जनरल रेट कांस्टेंट का यूनिट निकल गई है। अब आप इसे ना शून्य कोटि का भी निकाल सकते हो, प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का भी निकाल सकते हो। अगर आपको शून्य का निकालना है तो n=0 रख देना, यूनिट आ जाएगी। अगर 1 का निकालना है तो n=1 रख देना, सेम आएगा जो हमने अभी तक निकालना था, ठीक है। जैसे शून्य का निकाल के देखते हैं। अगर आप शून्य का निकालना है तो मतलब n=0 रखना है ना, तो ये 0 ये 0, तो क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो हमने पहले स्टेप बाय स्टेप किया था उससे निकला था, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ओके।